सभी छात्रों को नमस्कार। आइए आज हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न क्रमांक पहले का जो तीसरा प्रश्न है उसे हल करेंगे। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि इन समीकरण के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आइए सवाल नंबर तीसरा है उसको हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया है 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण जो है वो है 9x बराबर 2y धन 7। यहाँ पर हमने जो प्रश्न नंबर पहला और दूसरा हल किए थे उससे ये प्रश्न थोड़ा सा हटकर इसलिए है कि इसका जो समीकरण नंबर 1 है इसमें बराबर के बाद 0 दिया है और समीकरण नंबर 2 जो है उसमें बाएं पक्ष में केवल एक चर लिखा है, बाकी की राशि दाएं पक्ष में लिखी है। तो इस प्रश्न को भी प्रश्न नंबर 1 और 2 की भांति बनाने के लिए हम पक्षांतर करके समीकरण को प्रश्न नंबर पहले और दूसरे के जैसा कर लेते हैं। यदि हम समीकरण 1 में 4 का पक्षांतर करें तो हमें प्राप्त होगा 3x ऋण 5y बराबर 0 धन 4 और यदि हम 4 को 0 में जोड़ देंगे तो हमें 4 ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार समीकरण 1 ये भी है और वो भी है। हम चाहें तो उस समीकरण का भी उपयोग कर सकते हैं और इसका भी, परंतु सवाल आसानी से हल करने के लिए हमने इसको इसमें परिवर्तित कर लिया है। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 को भी परिवर्तित करेंगे, जिसमें हम 2y का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9x ऋण 2y बराबर 7। इसको हम समीकरण नंबर 2 से निरूपित करेंगे। अब विलोपन विधि से हम जानते हैं कि विलोपन करने के लिए चर x या चर y के गुणांक हमें एक समान करना है। यदि दोनों के गुणांक एक जैसे हो जाते हैं तो हम एक चर का विलोपन कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम चाहें तो चर के x के भी गुणांक बराबर कर सकते हैं और चर y के भी गुणांक बराबर कर सकते हैं, परंतु प्रश्न नंबर पहले और दूसरे में अभी तक हमने x के गुणांक ही बराबर किए थे, इसलिए इस प्रश्न में भी हम x के गुणांक बराबर करेंगे। यहाँ हम देखते हैं समीकरण 1 में चर का गुणांक 3 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 9 है। यदि हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो दोनों के x के गुणांक बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 9x ऋण 15y बराबर 12। चूंकि समीकरण 2 में x का गुणांक 9x पहले से लिखा है, इसलिए हम समीकरण 2 को जैसा का तैसा लिख देंगे। अब हम देखते हैं समीकरण 3 और समीकरण 2 में x के गुणांक बराबर हैं, परंतु उनके जो चिन्ह हैं वो एक जैसे हैं, इसलिए हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे ताकि 9 से 9 निरस्त हो जाए या कैंसिल हो जाए। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 9x ऋण 15y ऋण 9x ऋण 2y बराबर 12 ऋण 7। चूँकि बीच में माइनस का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, इसलिए हम 9x और 2y के चिन्ह परिवर्तित कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 9x ऋण 15y ऋण 9x धन 2y बराबर 12 में से 7 को घटा दें तो हमें 5 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ देखें 9x एक 9x हमारा प्लस साइन में है और एक 9x हमारा माइनस चिन्ह में है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए 9x में से 9x को घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। इसलिए हम 0 प्राप्त होने के कारण इन दोनों पदों को निरस्त कर देंगे, अर्थात 9x से 9x को काट देंगे। अब हमारे पास जो बचा वो बचा ऋण 15y धन 2y बराबर 5। जैसा हम जानते हैं यदि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो घटाएंगे और घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ 15y और 2y के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए 15 में से 2y को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण 13y बराबर 5। हम जानते हैं कि ऋण 13y बराबर 5 है तो y की वैल्यू जो होगी 5 बटे ऋण 13 के रूप में प्राप्त होगी, परंतु किसी भी भिन्न को मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करने के लिए माइनस का साइन जो है वो हमेशा
अंश में आना चाहिए, हर में नहीं आना चाहिए। इसलिए हम हर को धनात्मक बनाने के लिए अंश और हर में -1 का गुणा कर देंगे, तब हमारे पास जो प्राप्त होगा y का मान वो ऋण 5/13 के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें विलोपन विधि से एक चर y का मान ऋण 5/13 के रूप में प्राप्त हो गया है। जब y का मान प्राप्त हो गया है तो हम y के मान को समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख सकते हैं, परंतु अभी तक हम 1 में रखते आए हैं, इसलिए हम इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तब y की जगह y का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 3x ऋण 5 गुणा ऋण 5/13 बराबर 4। -5 का -5 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x धन 25/13 बराबर 4। 25/13 का यदि हम पक्षांतर करें तो हमें प्राप्त होगा 3x बराबर 4 ऋण 25/13। 4 का बटे में हर में कुछ नहीं है तो हम उसके लिए 1 लिख देते हैं, ताकि 4/1 में से 25/13 को घटाने की क्रिया आसानी से कर सकें। अब हम घटाने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। 1 और 13 का एलसीएम या लघुत्तम जो रहेगा वो 13 प्राप्त होगा। सबसे पहले हम 1 का भाग 13 में देंगे, जो कि 13 बार जाएगा। 13 का गुणा 1 के ऊपर जो अंश में राशि लिखी है 4 उसमें कर देंगे, अर्थात 4 × 13 या 4 × 13। इसी प्रकार 13 में 13 का भाग देंगे, वो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा 13 के ऊपर जो लिखा है अर्थात अंश में जो लिखा है 25 उसमें कर देंगे, तो इसे लिखेंगे 25 × 1। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 3x बराबर 52 ऋण 25/13। तब यदि हम 52 में से 25 को घटाएं तो हमें 27 प्राप्त होंगे। x के साथ जो 3 लिखे थे वो इस तरफ बटे में लिखा जाएंगे, तो नीचे होगा 13 × 3। 3 से 27 को हम काटें, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, तो 9 बार ये कटेगा। इस प्रकार हमें x की जो वैल्यू आएगी 9/13 के रूप में प्राप्त होगी। तब हमें दूसरे चर x का भी मान ज्ञात हो गया है। इस प्रकार हमने चर x और y के मान ज्ञात कर लिए हैं, तो हम आंसर लिखेंगे x बराबर 9/13 और y बराबर ऋण 5/13। इसी प्रश्न को हमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। आइए हम इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम जानते हैं कि हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी चर x या y का मान निकाल लेते हैं। क्योंकि इसमें पहले से ही दिया गया है, समीकरण नंबर 2 में x का मान निकला हुआ है लगभग, हम थोड़ा सा प्रयास करें तो हमारा x का मान आसानी से निकल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर समीकरण 2 का ही प्रयोग करेंगे ताकि हम x का मान आसानी से निकाल सकें। तो समीकरण 2 से हमें x की जो वैल्यू प्राप्त होगी 7 + 2y/9, ये x का मान आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 से निरूपित कर देते हैं। जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु अभी आवश्यकता ये है कि इससे हमें x का मान प्राप्त हुआ है, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने या रखने पर देखते हैं कि समीकरण 1 किस रूप में होता है। तो जहाँ समीकरण में x आया है उसकी जगह हम लिखेंगे 7 धन 2y/9। तो हमारा समीकरण हो गया 3 × 7 धन 2y/9 ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0। समीकरण 1 हमने 2 रूप में लिखा था। हम पहले वाले को भी समीकरण 1 मानते हैं, दूसरे वाले को भी समीकरण 1 मानते हैं, तो हमने पहले वाले में रख दिया। आप चाहें तो जो दूसरा हमने विलोपन विधि में परिवर्तित करके लिखा था, आप चाहें तो उसमें भी रख सकते हैं। अब यदि हम 3 का गुणा 7 में और 2y में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21 और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2y/9 ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0। हम चाहते तो 3 से 9 को काट भी सकते थे, परंतु हम सीधा सीधा अभी गुणा कर रहे हैं। 3 का गुणा अंश में कर दिया तो हमारा समीकरण इस रूप में परिवर्तित हो गया। अब हम यहाँ पर जो संख्या है 5y और 4, इनके हर में कुछ नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर हर के रूप में 1 लिख देते हैं, क्योंकि जिसके हर में कुछ नहीं होता उसके हर में 1
ही माना जाता है। यहाँ पर हर में एक 9 है, एक 1 है और एक 1 है। इनका यदि हम एलसीएम निकालें तो उनका 1 और 9 का जो एलसीएम है वो 9 आएगा। अब हम सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हर का भाग एलसीएम में देंगे, अर्थात 9 का भाग 9 में देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। 1 का गुणा 9 के ऊपर जो लिखा उसमें करेंगे, तो 9 के ऊपर लिखा था 21 धन 6 बाय। यदि इसमें हम 1 का गुणा कर दें तो हम जानते हैं 1 का गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हमें प्राप्त होगा 21 प्लस 6 बाय। परंतु दूसरी वाली संख्या के हर में 1 लिखा है, उस 1 का भाग हम एलसीएम जो कि 9 है उसमें देंगे तो 9 बार वो भाग जाएगा। 9 का गुणा 1 के ऊपर जो अंश है, 1 के ऊपर जो अंश है वो 5 बार है, उसमें हम 9 का गुणा करेंगे तो 5 बार गुणा 9 होगा। इसी प्रकार दूसरा जो है 4/1 है, यहाँ भी 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 बार जाएगा। 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 गुणा 9 लिखेंगे। यदि हम गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा 21 धन 6 बाय। 9 का गुणा 5 में किया तो 45 बाय और 4 का गुणा 9 में किया तो 36, तथा जो एलसीएम 9 था उसका हमने 0 में 3 गुणा कर दिया तो वो होएगा 0 गुणा 9। तब हम देखते हैं 6 बाय और 45 बाय के चिन्ह अलग अलग हैं। 6 बाय का चिन्ह प्लस है, 45 बाय का चिन्ह माइनस है, इसलिए अलग अलग चिन्ह होने के कारण 45 में से 6 को माइनस कर देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 6 बाय और 45 में 45 बड़ी है, इसलिए 45 में से 6 को घटाने पर 39 प्राप्त हुआ। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसलिए हम 39 बाय के सामने माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार 21 और 36 के चिन्ह देखें तो इनके चिन्ह भी विपरीत हैं, अर्थात अलग अलग हैं, इसलिए 36 में से 21 को घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 36 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 36 में से 21 को घटाने पर 15 प्राप्त हुआ, परंतु बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसलिए 15 के आगे भी माइनस लग जाएगा। तब हम 15 का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -39 बाय बराबर 0 धन 15। 0 और 15 को यदि हम जोड़ें तो हमें 15 प्राप्त होंगे और जो बाय के साथ 39 थे वो बटा में चले जाएंगे, तो बाय की जो वैल्यू प्राप्त होगी 15/-39। जैसा कि हम जानते हैं, इसके पूर्व भी हमने देखा था कि हर में ऋण का चिन्ह नहीं होना चाहिए। मानक रूप में हर धनात्मक होना चाहिए और अंश ऋणात्मक हो सकता है या धनात्मक भी हो सकता है। तब हम इस हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 और +1 का भी गुणा करेंगे। साथ में 39 और 15 3 से कट रहे हैं, तो हम 3 से इसको काट देंगे। 3 से 15 5 बार कटेगा और 3 से 39 13 बार कटेगा। तब हमें प्राप्त होगा 5/13। धनात्मक बनाने के लिए अंश और हर में हम -1 का गुणा कर देंगे, तो हमें y की वैल्यू जो प्राप्त होगी ऋण 5/13 के रूप में प्राप्त हो जाएगी। विलोपन विधि में भी सबसे पहले हमारे पास y की वैल्यू, y का मान ही ज्ञात हुआ था। यहाँ पर भी हमें y का मान ज्ञात हुआ। यहाँ से जो दूसरा पार्ट है, जो विलोपन विधि का दूसरा पार्ट था, दोनों ही एक समान है, अर्थात जो हमने विलोपन विधि में y के मान की बात किया था वही का वही काम हम प्रतिस्थापन विधि में करेंगे, अर्थात y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होगा 3x धन 25/13 के रूप में बराबर 4 के रूप में प्राप्त होगा। 25/13 का पक्षांतर कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4/1 ऋण 25/13। यहाँ यदि हम एलसीएम ले लें, एलसीएम जो कि 13 आएगा, तो हमें ऊपर प्राप्त होगा 4 × 13 ऋण 25/1। इस प्रकार 4 का 13 में गुणा करें तो 52 और 25 का 1 में गुणा करें तो 25 प्राप्त होंगे। 52 में से 25 को माइनस करें तो हमें x बराबर 27/13 × 3 प्राप्त होगा। 3 से 27 को यदि हम काट देते हैं तो हमें x की जो वैल्यू प्राप्त होगी 9/13। ये भाग हम पहले भी कर चुके हैं इसी प्रश्न में, इसलिए हमने इसको थोड़ा जल्दबाजी में कर लिया, परंतु x की वैल्यू 9/13 के रूप में प्राप्त हो गई। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से हल करने के पश्चात हम आंसर लिखेंगे x बराबर 9/13 और y बराबर ऋण 5/13। इस प्रकार ये तीनों प्रश्न हल हुए। अगले वीडियो में इस प्रश्न का चौथा प्रश्न हम हल करेंगे, जो कि अंश बटे हर के रूप में है, अर्थात
x और y के जो गुणांक है वो भिन्नात्मक हैं। आइए, तब तक के लिए सभी छात्रों को नमस्कार।